बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को और हुकूमत ने सादिक संजरानी को नामजद किया है। आज ही पीडीएम ने डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआईफे और सेनेट में नून लीग को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है। इस हवाले से मुलाकातों और राबतों का सिलसिला जोरों पर है। बिलावल भुट्टो पंजाब में काफी मुतहरक नजर आ रहे हैं और हमजा शरीफ और हुकूमती इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही, जो पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से इंतहाई अहम किरदार है, अब देखना यह है कि इन मुलाकातों की कितनी पॉलिटिकल माइलेज मिल सकेगी। उधर इमरान खान ने आज काबीना इजलास में यूएन रिपोर्ट का जिक्र किया। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने का इंदिया भी दिया, लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब को, जो गुज़िश्ता रोज़ से काफ़ी सरगर्म रहे, हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोगों को उन्होंने फायर भी किया है। अब सेनेट इलेक्शन पर हिकमत अमली के हवाले से वो क्या कर रहे हैं, आज वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होनी है, क्या सियासी सूरत हाल बनती नजर आएगी, इस पर बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब जहांगीर, MNA है, PTI से ताल्लुक है। कुछ ही देर में हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, एक तो हम ज़िमनी इंतखाब के हवाले से हमें लगा कि PTI की जो मकबूलियत है वो कम हो रही है, फिर हमें सेनेट इलेक्शन में नजर आया कि यूसुफ रजा गिलानी, जो बहरहाल आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं कि धांधली हुई है और ख़रीदा गया है आपके बहुत सारे मेंबर्स को, इस वक्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है? सादिक संजरानी साहब कितने ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपके? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखिए, जहाँ तक आपने अभी सेनेट के इलेक्शन की बात की, तो वहाँ की सूरत आपके सामने ही है कि एक ही टाइम पर इस्लामाबाद की 2 सीटों के अंदर इलेक्शन होता है, एक खातून की और एक मर्द हजरात की। ठीक है जी। अब उसमें एक तरफ 174 मिल जाते हैं खातून को, जो कि PTI कैंडिडेट हैं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को, जो कि PDM के कैंडिडेट थे, उनको मिल जाते हैं 169 वोट। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आपके पास अक्सरियत है और अक्सरियत आपकी खातून की उसमें भी नजर आ रही है, तो वो मर्द हजरात के पोलिंग में यूसुफ रजा या हफीज शेख की उसमें क्यों नहीं नजर आ रही? तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। अच्छा, जिसका इज़हार आपने देखा कि एक वीडियो की सूरत में भी आया कि जिसमें एक कैंडिडेट का बेटा जो है वो अपने वालिद साहब के लिए वोट मांग रहा है, और उसके लिए वो ऑफरें भी हो रही हैं कि जी आपको कितने पैसे दे देंगे, ये रेट है, और बंदा तरक्याती काम करवा। उन शवाहिद को तो नाकाफी करार दे दिया गया है ना। अच्छा, देखिए, मैं यही तो हैरान हो रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को समझने की भी जरूरत है। इलेक्शन माजरत के साथ वो एक इदारा तो है, लेकिन उसने अपना किरदार को जो है वो अजीब व गरीब बना दिया है। अच्छा। कि एक तरफ जैसा कि इलेक्शन होता है तो वहाँ फौरन फैसला करता है, एक तरफ होता है तो कहता है कि ये सीनियर, मतलब ये एविडेंस काफी नहीं है क्योंकि इसमें कोई जिक्र नहीं हो रहा है। एक तरफ जिक्र हो रहा है पैसों का हो रहा है, एक तरफ जिक्र हो रहा है कि आप तरक्याती काम करवा लें, एक तरफ जिक्र हो रहा है आप जो है कि लोगों के प्रोजेक्ट ले आए हमारे पास, ये जिक्र हो रहा है। इसकी आपको तहकीकात करानी चाहिए। तो आप लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी खरीद लिया गया है? नहीं, खरीदा नहीं गया, लेकिन सूरत हाल आप देख लें। ऐसे मैं क्योंकि देखें, लोग मुझसे बहुत ज्यादा इसलिए पार्टी की वजह से कहते हैं अफ्ताब भाई आप अपनी बड़ी इंडिपेंडेंट राय देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे, आप क्योंकि शाजिया इतने अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपने देखा है इलेक्शन वाले दिन कि प्राइम मिनिस्टर आता है तो रिटर्निंग अफसर का रवैया क्या होता है, और जब ऑपोजिशन के वो आते हैं, साबिक स्पीकर साहब आते हैं या वजीर आला पंजाब आते हैं, तो उस वक्त क्या रवैया होता है। ये चीजें कुछ निशानदेही कर रही होती हैं चीजों की तरफ। ठीक। तो वो कहते हैं ना, तस्वीर भी जवाब अपना जुबान रखती है। तो ये चीजें, अच्छा भी आप देखें, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप ही हो, आप कहें यार ये कैसे हो सकता है कि एक ही फोरम पर 174 मिल रहे हैं, 1 को मिल रहे हैं, तो किसी ने तो या तो उनके लोगों ने हमें दे दिए वोट या हमारे लोगों ने उनको वोट दे दिए, तो किस बुनियाद पर दिए? ठीक है। मतलब यही तो है जिस चीज को रोकने की हम कोशिश करते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि जी इलेक्शंस को साफ और शफाफ करने का कोई जरिया बनाया जाए। हाँ। जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग, उसका जिक्र तो आज कैबिनेट इजलास में भी किया है ना इमरान खान साहब ने, कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं जैसे अमेरिका में हुआ था, ताकि धांधली के इम्कानात ही नहीं रहे। लेकिन सवाल ये कि 2.25 साल तक आप लोग क्यों रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए? आपको कहाँ हर्डल्स आ रही थी? अच्छा, देखिए, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि ये सारा सिस्टम अब हमें 72-73 साल में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आज ही आजाद हुए। अच्छा। हमें तब्दीली लानी है। आप क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहता हूँ? हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे आने वाली नस्लें जो है
एक बाइज्जत माशरे के अंदर रहे, वहाँ से उनके ऊपर से ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, चीजें हो गई, पैसे बिक गए, पैसों पे लोग बिक रहे हैं। वो लोग बिक रहे हैं जो मुल्क की कानून साजी का अंदर अहम किरदार अदा करने वाले लोग हैं। तो आम आदमी की फिर क्या सूरत हाल है? एक आम आदमी जो है किसी सरकारी अफसर में, ऑफिस में या कहीं और बैठा हो, वो कहे यार हम पर तो आप तनकीद करते हो, लेकिन खुद आपका किरदार क्या है? तो इन सब चीजों को करने के लिए अभी भी वक्त है। हम ये कहते हैं कि जी 2023 के इलेक्शन में 2013 वाली सूरत हाल ना हो, 2018 वाली ना हो, माजी वाली ना हो। ठीक है, चले असलम गौरी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, GUIFA के मरकजी तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया आपका असलम साहब। असलम साहब, अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, आज नामजद किया गया डिप्टी चेयरमैन को PDM की जानिब से आपकी पार्टी को, और अपोजिशन लीडर सेनेट में जो है वो नून लीग को। दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट ये भी नजर आई है कि हुकूमत ने भी आप लोगों से राबता किया है और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ये डिप्टी चेयरमैन बनाने की जो है वो ऑफर की है। मेरा ख्याल को बाज़ाब्ता राब्ता तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मीडिया के जरिए जो हमें खबर मिली है, अगर वो इसमें संजीदा हैं तो फिर उन्हें अपनी जुबान का पास करना चाहिए। तो फिर हैदरी साहब के सामने हैदरी साहब के सामने PTI को और हुकूमत को अपना कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। जो अगर वो चाहते थे, अगर वो वाकई इखलास के साथ चाहते थे और मुखलस होकर चाहते थे, या कोई गेम नहीं खेल रहे थे, तो अब तो वो जो चाहते थे वही कैंडिडेट PDM ने नामजद कर दिया है। हाँ। तो अब इनको चाहिए कि तो उस कैंडिडेट को बिला मुकाबला मुंतखब कराएं। अब तो परवेज खटक साहब को अपनी जुबान का पास करना चाहिए और अपनी हैसियत मनवानी चाहिए। अगर PTI में उनकी कोई हैसियत है तो हम समझते हैं कि उनको मनवानी चाहिए, अपनी जुबान का पास करना चाहिए। वैसे असलम साहब ये मौजज़ा हो कैसे गया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब पे तो इतनी तनकीद की जाती है और फिर उन्हीं की पार्टी में से एक कैंडिडेट को नामजद करना, मतलब बड़ी, ये तो बहुत बड़ा धमाका खेज खबर है। ये तो बात का ऐसा नहीं होता है कि जो बाल दीवार पर जोर से मारी जाती है वापस मुंह पे भी आकर लगती है। अच्छा यहाँ यही हुआ है। ये इन्होंने हमारी सभों पे इंतशार डालने के लिए और इन्होंने ये हरकत की थी, वो इनके गले में पड़ गया। अभी इनको अपनी जुबान को पूरा करना चाहिए अब इनको। अच्छा आफ्ताब साहब, क्या अभी इसके बारे में कोई ब्रेकिंग हमें भी तो दें सर, क्या आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान की जमात में से डिप्टी चेयरमैन लाने की ऑफर की है? अच्छा शादिया, मैं ये गौरी साहब है माशाल्लाह, लेकिन ये जज्बाती बड़ी जल्दी उठाने पे जातियात से उतर आते हैं। बात ये है कि जहानी साहब और परवेज खटक साहब गए तो आपकी मीडिया ने भी दिखाया, मैंने भी मीडिया के जरिए देखा, उनसे कहा कि जी आप हम आपको डिप्टी स्पीकर के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए आपको नामजद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें भी सपोर्ट करें, समझे ना। अच्छा। आप सजरानी साहब को भी सपोर्ट करें। ये इस तरह होता है, ऐसा नहीं होता कि आप जो है एक तरफ आज ले, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम है, आपको मैं तो वोट दूंगा, आप कुछ लो दो का मामला यहाँ पर हुकूमत चाह रही है। ये असूल है, ये असूल है कि जब टीम बनाई जाती है तो यही होता है कि भाई अगर बैट कप्तान आपका है तो कप्तान हमारा होगा। हाँ। ये आपस में एक चीज तय की जाती है। तो ये नहीं होता कि जी उन्होंने कर दिया तो अब हमारा कैंडिडेट खड़ा। तो जवाब क्या मिला सर आफ्ताब साहब, जवाब क्या मिला हुकूमत? जवाब तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जवाब तो ये है कि जवाब वो दिल में तो ये कह रहे होंगे कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए कि जी हमारा अनपोज आ जाए जो डिप्टी चेयरमैन, समझे ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। अगर आपको पार्टी ने, अगर किसी चेयरमैन के जो कैंडिडेट है उन्होंने और एक पार्टी के एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आपको ऑफर किए, तो आपका भी जवाब उसी पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि नहीं जी आपके शुक्रिया। अच्छा, ये मुलाकातें तो होती रहती है ना, असलम सलीम मांडवी वाला से भी मुलाकात हुई है और जी असेंबली में भी रहेंगे तो होते रहेंगे। बिल्कुल सही बात। गफूर हैदरी साहब के साथ मेरी हजारों मुलाकातें होती हैं, मेरे पसंदीदा शख्स है, मैं उनका पसंदीदा हूँ, तो ये तो होता रहता है। इसमें सियासत के अंदर तो एक दूसरे से मिलना चाहिए और ओपन हार्टेड होकर मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अपना वोट मांगने में कोई हर्ज नहीं है और वोट देने में भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, असलम साहब आप जरा लॉन्ग मार्च पर आ जाते हैं। सर लॉन्ग मार्च के हवाले से इस बात में थोड़ी सी मेरी एक बात सुन जी। जहांगीर भाई ने जो बात की है मैं उसी बात को थोड़ा सा लेके आगे चलूंगा। मैं कहा मीडिया पे फुटेज चला ले, उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी परवेज खटक साहब ने कि हमें कुछ दें इसके बदले में, ये उन्होंने एक ऑफर की है और उसी वक्त अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना असलम साहब। अगर उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के लिए आपकी पार्टी में से किसी कैंडिडेट को वो ऑफर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो चाहते होंगे सादिक संजरानी साहब को आप लोग सपोर्ट। बातें तो बहुत सी होती हैं, इसके पीछे तो बहुत सी होती है, ये सियासी चालें होती हैं। PDM में इंतशार डालने की एक सियासी चाल थी जो उनकी बुरा तरह नाकाम हो गई। अच्छा। उसके बाद ये, हाँ जी, असल बात ये है कि उन्होंने एक सियासी चाल चली थी कि शायद PDM में कोई इख्तलाफ है
और परवेज खटक साहब ने सर पीडीएम में तो इख्तलाफ इस वजह से भी है कि अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसमें पीपल्स पार्टी एक बार फिर हमें एक गेम खेलती हुई नजर आ रही है कि आप लोग कंटिन्यू करें लॉन्ग मार्च को, हम आपको आके ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ये भी तो इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं, हर पार्टी अपने तौर पर तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह। और ये लॉन्ग मार्च होना ना होना हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। ये जिस तरह के काम करेंगे इंशाल्लाह हमें मजबूत कर रहे हैं। अवाम हमारे साथ दिन ब दिन खड़े होते जा रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ जब लॉन्ग मार्च होते हैं तो हुकूमत की नाअहलियों के खिलाफ होते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ होते हैं। अगर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही हो तो उस सूरत में कभी भी लॉन्ग मार्चेस हुकूमत के खिलाफ कामयाब नहीं होते हैं। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो फिर उसकी वजह से अवाम लॉन्ग मार्चेस में अवाम अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये कहना कि कौन कर रहा है, पीपल्स पार्टी सिंसियर है या फलानी या पीडीएम की कमेटियों में फैसले होते हैं, सरबराही इजलास में उस फैसले को ऑन किया है सबने और कल उसमें बाकायदा ऐलान हो गया है। कमेटियां बना, पीपीपी अपनी पूरे सिंध में कमेटियां इस वक्त बना चुकी है लॉन्ग मार्च के लिए, वो अपना काम कर रही है। ये मैंने कहा ना डिस इन्फॉर्मेशन जैसे वो चलाई गई, लेकिन अभी हतमी तो आप लोगों ने फैसला नहीं किया ना, वो तो मौलाना साहब ने कहा है कि हम 15 मार्च को जो उसका हतमी फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 15 मार्च को उसके बाद के हालात के मुताबिक हम फैसला 15 मार्च के बाद जो ये हो गया है, जो ये कल उन्होंने ऑन कर लिया है, सबने बाकायदा स्ट्रेटेजी तय हो गई है, कहाँ से चलेगा कहाँ से नहीं चलेगा। तो पीपल्स पार्टी आपके साथ ही आपके साथ ही निकलेगी। ओ बिलावल साहब बैठे हुए थे ना उस मीटिंग। सर आज की खबरें देख लें आप अखबार में, तो बिल्कुल इससे अलग बात आ रही है कि वो कह रहे हैं उसमें ये है कि लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी गोमगू का शिकार है। उन्होंने कहा है कि आप लोग तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वहाँ पहुंचे, हम आपको आके ज्वाइन करेंगे। कोई बात, बिलावल साहब उस मीटिंग में बैठे हुए थे, ऐसी कोई बात किसी सतह पे भी नहीं हुई उनकी, ना सिंध की सतह पे हुई है ना मरकज की सतह पे, किसी सतह पे पीपीपी ने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, इस वक्त हम करंट सिचुएशन पे अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को बुला लिया है और यकीनन ये इसलिए उन्होंने उनको बुलाया है, वो चाह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाए। लेकिन सर हमने देखा कि उस्मान बुज़दार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनकी, जैसे उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे मामलात में, और सबसे बड़ी जो चीज़ है उनकी गवर्नेंस को लेकर जो है ना बड़े सवालात उठाए जाते हैं। परसों से हमें काफ़ी मुतहरिक नजर आए, काफ़ी लोगों को उन्होंने फायर भी किया है। ये उनको ख्याल क्यों आया? इस वजह से कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में हमजा शरीफ से भी मिले और परवेज इलाही से भी मुलाकातें की। अच्छा देखिए शादी, मैं आपको मेरी जाती तौर पे तो बुज़दार साहब से जैसे किसी मौके पे मुलाकात हो जाती है, इससे ज्यादा मेरा तारुफ नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है तो मेरा फोकस तो कराची होता है, सिंध होता है। लेकिन आप एमएनए भी है ना सर? मैं आपको बता रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी पिछले दिनों, आप यकीन करें, पंजाब के कुछ एमएनए हम बैठे हुए थे लॉबी के सर, तो मैंने उनसे कहा कि, बल्कि वो एक जगह पे बुज़दार साहब मौजूद थे, तो मैंने इनको कहा यार बुज़दार, तो आप यकीन करें बाज़ लोगों की राय ये थी कि ये बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बाज़ लोगों की राय थी कि जितना इनको अवामी होना चाहिए इतना अवामी नहीं है, मतलब हर एक की अपनी एक राय थी। लेकिन अगर एक शख्स अपने अंदर तब्दीली लेकर आ रहा है और अपने चीजों को बेहतर कर रहा है, जो लोगों के परसेप्शन है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर उससे तो अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा शाजिया कि ये जितना भी है, इसकी जितनी हर एक को उनको हक है हासिल है गौरी साहब को कि ये लॉन्ग मार्च करें, एहतजाज करें, जो इनका कानूनी आईनी हक है, और इसी तरह हर एक को, लेकिन फैसला आवाम ने करना है और वो फैसला अपने वक्त पे करेगी, वो है 2023 का इलेक्शन। ठीक है असलम साहब, इस वक्त हम अगर पंजाब को देखें तो इस वक्त ज़्यादा हमें पंजाब में इसलिए एक होता है कि कोई भी हुकूमत अगर फेडरल में और पंजाब में हो तो वो मजबूत समझी जाती है। माजी में हमने बहुत दफ़ा देखा है कि फेडरल में किसी और की हुकूमत है और पंजाब में किसी और की हुकूमत है, तो फेडरल हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि पंजाब में अगर हुकूमत बनानी है तो आपको चाहिए होते हैं 186 सीट चाहिए होती हैं। पीटीआई के पास इस वक्त 181 है, काफ लीग के पास इस वक्त 10 हैं और राह हक पार्टी के 1 हैं। सर इस वक्त काफ लीग को बड़ा अहम समझा जा रहा है, और जिस तरह बिलावल भुट्टो ने परवेज इलाही से मुलाकात की है तो एक पॉलिटिकल माइलेज मिलने का भी कहा जा रहा है, क्या ऐसे ही है? कोई मिलेगी आप लोगों को पॉलिटिकल माइलेज? आपने बड़ी अच्छी डिटेल दी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन आपने इसमें एक आदमी को भूल गए,
जो जहांगीर तरीन था उसका किरदार क्या था, जहाज में किन लोगों को अगवा करके लाया गया, किस तरह से लोग बनाए गए। ये तो मैं पहले की बात बता रही हूँ, मैं अब करंट वही कह रहा हूँ ना, उनके आदमी को भी अब गिनती करें, उनके आदमी को गिनती करें। वो कौमी जरूरत था, उस वक्त मुल्की मुफाद में काम था। भाई उस वक्त तो उन्होंने 22-23 लोगों को तोड़ा था ना सर। जी मैं वही कह रहा हूँ, आज तो सब देखे ना, वो 30 आजाद उम्मीदवार थे, 22-23 लोगों को जोड़कर जो है वो पीटीआई में लेकर आए। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उस वक्त कौमी मुफाद में ये फैसले किए गए थे, उसमें खरीदारी नहीं की गई थी, ठीक है ना, उस वक्त कौमी मुफाद में किए गए थे। आज ऐसा कोई वोट अगर आगे पीछे हो जाए तो कहते हैं ये चोर है, ये बिक गया है। तो ये थोड़ा सा इस चीज को मद्देनजर रखे। जहांगीर तरीन साहब भी अब भी मौजूद हैं, उनके लोग अब भी मौजूद हैं, और ये आने वाला फैसला पंजाब में क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे पंजाब में क्या होगा। हम अपने पत्ते शो नहीं करते हैं बिफोर टाइम, और जब आए। लेकिन सर इस वक्त जो है, इस वक्त जो पंजाब हुकूमत में नून लीग है 165 या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 मेंबर हैं, अगर काफ लीग इनके साथ मिल जाती है तो यकीनन पीटीआई हुकूमत पंजाब से जो है फारिग हो जाएगी। आप लोगों की हिकमत अमली कुछ इस हवाले से भी बन रही है, क्योंकि पंजाब मैंने कहा ना सियासत का महवर है और इख्तदार का महवर भी पंजाब को ही समझा जाता है कि पंजाब में हुकूमत आ गई तो समझे आपके पास फेडरल में हुकूमत मिल गई। देखिए ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो इजलासों में आती हैं, जिन पे बहस मुबाहिसे भी होते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज की मुख्तलिफ आरा और राय भी होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन इस सिलसिले में कोई अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। और जब होगा तो इंशाल्लाह उसका बाकायदा हम ऐलान करेंगे, छुप के कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है आफ्ताब साहब, मैं यही बात दोबारा इस एंगल से लेकर आऊंगी कि क्या इमरान खान साहब, चूंकि हमने देखा कि 17 मेंबर जो हैं उन्होंने धोखा दिया, बेवफाई की इमरान खान साहब के साथ, जिसमें अब तक ये कहा जा रहा है कि 7 या 8 लोग जो हैं वो पीटीआई के अपने लोग थे और बाकी जो है वो आपके कोलिशन जो जमाते थी उनके लोग थे। वो इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट तो ले लिया लेकिन नाम नहीं सामने लेकर आए। अब क्या उनकी मजबूरी है, नजरिया ज़रूरत है, क्योंकि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है आप लोगों पे कि इमरान खान साहब ने उन 17 लोगों को एनआरओ दे दिया। अच्छा देखिए शादिया, मैं यही तो हम चाहते हैं कि यार इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। उसके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि इन्होंने भी मिसाक जमहूरियत पे साइन किया हुआ था कि जी ओपन हैंड और या शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाए जाए सेनेट के। तो उसमें ये जब तक हम एक दूसरे को देखिए, हम चाहते तो आज ये कह रहे हैं कि जी चेयरमैन का इलेक्शन ऐसे करवा लें। तो भाई बात ये है कि जब आपको मौका मिला आप कहते बिल्कुल करवाएं, और लोग अगर मैं होता और मुझे एतराज होता तो मैं खुल के एतराज करता, और मुझे डी-सीट तो नहीं कर सकते थे ना आइन के मुताबिक, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि जहाँ पे हमें मौका मिले हम वहाँ पर अपनी जरूरत के मुताबिक अपने आप को इस्तेमाल करवाएं, और जहाँ पे नहीं हो तो वहाँ शराफत का और ईमानदारी का ढंढोरा पीछे। देखिए चाहे पंजाब हो चाहे केपी के जो भी हो, ये किसका जिम्मेदारी है? अगर ये बड़ा अच्छा मौका था और इसके बाद हम बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हम जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है वो लेकर आते हैं और कोई ऐसा निजाम करते हैं कि ये जो धांधली का बिकने बिकाने का जो किरदार है इसको खत्म किया जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स बिकता है तो वो हुकूमत के साथ या पार्टी के साथ बेवफाई तो करता है, लेकिन वो अपने आने वाली नस्लों के साथ भी बेवफाई करता है और वो उनको उनके मुस्तकबिल को तारीख करने की कोशिश करता है। हमें बहादुर बनना चाहिए, बहादुर बन के अपनी राय को खुल के इज़हार करना चाहिए, अपने एतराज़ात जो है अपनी जो रिजर्वेशन है पार्टी के सामने रखनी चाहिए और जो बेहतरी मुल्क के लिए उसके लिए अपने इक़दाम को करना चाहिए। चोर दरवाजे से छुप के पैसे लेके मुफाद लेकर या के आने वाले इलेक्शन के अंदर टिकटों की कंफर्मेशन लेकर। लेकिन आफ्ताब साहब सवाल यहाँ पर यही होता है कि आप लोगों के हाथ किसने बांधे थे? ये 3.25 साल का वक्त आप लोगों को मिला था, ओपन बैलेट के लिए ऑर्डिनेंस आप उस वक्त लेकर आ रहे हैं जब बिल्कुल सर पर इलेक्शन खड़े थे। ये काम तो सर पहले से करने वाले थे ना। सर ये तो बताओ वक्त भी होता है ना, जब आपने पहले भी डिसाइड किया था, जब हमने भी आपको ऑफर की, कहते जी बाकी चीजें तो अपनी तरफ, लेकिन इस चीजों पे मसला सिर्फ यही है ना कि आप लोग जो है वो एनआरओ नहीं दूंगा से आगे नहीं बढ़ते और ऑपोजिशन इस बात को कैश कराती है। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात होने वाले हैं और मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुबश्शिर ज़ैदी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका
फैसल करीम कुंडी, साबिक डिप्टी चेयरमैन नेशनल असेंबली, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि सर इस वक्त जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, आज गिलानी साहब की कामयाबी की नोटिफिकेशन के लिए भी आपने देखा कि पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, फिर बिलावल भुट्टो साहब की हमजा शरीफ और परवेज इलाही से मुलाकातें हुई हैं। क्या आप लोगों को पॉलिटिकल माइलेज मिलने के इम्कान है सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आज एक हमारे पीटीआई के दोस्त गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए, लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि जो शख्स सफर हुआ हफीज शेख साहब, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, पीटीआई ने दरखास्त दी। मतलब ये थर्ड पार्टी की बात करें, थर्ड पार्टी जा रही है, हालांकि जिनके मुकाबले इलेक्शन गए उन्होंने कोई एप्लीकेशन जमा नहीं कराई। जहाँ तक आपकी बात है अहमद शहबाज से जी चेयरमैन बिलावल साहब की मुलाकात हुई, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी पूछने के लिए गए थे, उनकी दिमाग कुर्सी करने के लिए गए थे। हमारा देखिए पहले दिन से एक बात है कि हमारे पार्टी के चेयरमैन या हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने हमेशा डायलॉग की पॉलिटिक्स की है। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप चोर हैं या सपोज इस तरीके लग बात हमारे पीटीआई के दोस्त हमें देते रहे, एनआरओ मांग रहे हैं, फलां चीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमें तो हमेशा देखें इस पर साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इमरान खान साहब से भी वोट मांगा एप्लीकेशन के, और आज देखें, आज अल्लाह ताला का वो देखें कि आज पीटीआई के हमारे दोस्त 2 दिन पहले एमपी के घर गए, चारसदा में असफंजार वली के पास गए, आज मौलाना फजल रहमान कैंडिडेट के पास गए। ये वही लोग हैं जिनको क्या क्या लफ्ज़ इमरान खान साहब ने दिए। आज मेरा सवाल इमरान खान साहब से है, आज मेरा सवाल सीएम केपी से है, और आज मेरा सवाल पीटीआई के उन दोस्तों से है जो गालम गलोच की सियासत करते थे। क्या क्या लफ्ज़ मौलाना फजल रहमान और असफंजार वली को नहीं देते थे, पीडीएम को नहीं देते। आज इक़्तिदार की खातिर आप देखें कि उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे इक़्तिदार बचाएं, हमें क्या नशन बना के दें। तो ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। आज इनके तर्जुमान बताए ना, आज इनका जेयूआई का और एएनपी का वोट हलाल हो गया है, पहले हराम था। और आप क्या चीज उनको देंगे और आप उनसे वोट देंगे? पहले तो कहते मैं इनका बैठना ही पसंद नहीं करता क्योंकि ये तो मुझसे नारो मांगते हैं, ये मुझसे ये मांगते हैं। मौलाना फजल रहमान को क्या क्या वो लफ्ज़ और असफंजार को दे रहे थे कि 30 साल में घूमते किए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और आज अल्लाह ताला ने इनका जो है वो ठीक है, जो उनका जो गरूर है, ठीक है, उनका जो तकब्बुर है वो मुबशिर साहब, आप क्या तज्जिया करेंगे? सर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, खास तौर पे वही इमरान खान साहब जो एनआरओ नहीं दूंगा और बहुत बुरा भला भी कहते रहे, अब क्या नजरिया जरूरत और मुफादात के लिए सब कुछ करने पर तैयार हो गए? जी बिल्कुल, जब अगर सिस्टम के सर्वाइवल का मसला हो तो ऐसा ही होता है। फिर देखें, इमरान खान के ऊपर तो दोहरा प्रेशर है। एक तो रियासत का प्रेशर है कि उन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाना है, और ये प्रेशर आपको पता है सबसे बड़ा प्रेशर यही है। और उनके ऊपर विद इन पार्टी ये प्रेशर है कि जब आपकी लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में तो सादिक संजरानी साहब को कैसे आप बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इज अंडर प्रेशर, और खास तौर पे जो झटका उन्हें लगा है इस्लामाबाद वाला वो इतना शदीद है कि उससे उनकी जो पार्टी, उनकी हुकूमत पूरी तरीके से डैमेज हुई है। और डैमेज कंट्रोल में वो बार बार उनकी एग्रेसिव पोस्चरिंग जो चल रही है वो हेल्प नहीं कर रही। वो बार बार आप देख रहे हैं कि आज भी देखें कि वो अरबपति कैंडिडेट जिसको उन्होंने कहा कि हमने पार्टी ने पहले टिकट दिया फिर विड्रॉ कर लिया, आज वही उनकी पार्टी में शामिल हो गए अब्दुल कादिर साहब। तो वो खान साहब तो हर जो चीज उन्होंने कही माजी में अपोजिशन में बैठ के, वो कहते हैं ना कि कांटे आंख पलकों से चुने जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो हर वो चीज कर रहे हैं जिस चीज को माजी में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकल रही हैं। लेकिन मुबशिर साहब, क्या इखलाकी जवाज है? आज हमने देखा कि कैबिनेट के इजलास में भी उन्होंने यही बात की, यूएन रिपोर्ट की बात की कि सेनेट इलेक्शन पर उन्होंने उनको रिजर्वेशंस है, तशवीश का इजहार किया है। दूसरी तरफ आप नवाज जरदारी चोर चोर करते हैं, तीसरी तरफ आप अपने ही बयानिए के खिलाफ चले जाते हैं। सर ये क्या इखलाकी जवाज रहा उनके पास? अब देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ कि इखलाकी जवाब तो उनके पास कुछ नहीं बचा। अब जाहिर है उन्होंने एग्रेसिव पोस्चरिंग करके और अपोजिशन को क्रिटिसाइज करके इस चीज को उन्होंने किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करनी है जो नहीं होगी। आपने देखा कि एक और परवेज खटक साहब का ये कहना कि उन्होंने जेयूआई वालों को ये ऑफर किया है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट ले लें। अब जिस जेयूआई को खान साहब
इतना क्रिटिसाइज करते रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहते रहे, आप उन्हीं के दर पर जा रहे हैं। तो खान साहब के लिए भी ये लेसन है कि आप इतना ना आगे बढ़ जाएं कि बाद में आपको जब यू टर्न लेने पड़े तो लोग आपको फिर वो याद दिलाएं आपके वो दावे, वो वादे जो आपने हुकूमत में आने से पहले किए थे। ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर मल्टीफोल्ड है, पार्टी का भी प्रेशर है, उनके ऊपर अपनी रेपुटेशन का भी प्रेशर है, उनके ऊपर फौज का भी प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर है। तो खान साहब को कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में जो इस सारी सूरत हाल से निकलेंगे तो काफी हद तक वो खुद को डैमेज करते हैं। तो फैसल साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह मुबशिर साहब ने कहा कि सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का जो प्रेशर उनको मुतल्लिका इदारों से है, उसके अगेंस्ट में यूसुफ रजा गिलानी कितने मजबूत कैंडिडेट हैं आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं पहले प्रोग्राम से दिखा था जब यूसुफ गिलानी कैंडिडेट बने थे हफीज शेख के मुकाबले में। जब आप यूसुफ गिलानी की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे कि वो कहाँ से उसका पॉलिटिकल कैरियर शुरू और कहाँ पहुंचे, उसके मुकाबले में जो है वो संजरानी साहब और जैसे हफीज शेख साहब से उनका वो पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। मुझे आज अफसोस होता है पीटीआई पे कि वो इक़्तिदार में माजरत के साथ गिलानी साहब की क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत सारे सवाल आते रहे माजी में। ये तो देखें, क्रेडिबिलिटी तेरा बाप मुझे पता है कौन कौन सा नहीं, तो हफीज शेख पर भी नहीं है ना, उनको भी IMF का नुमाइंदा कहा जाता है, तो यूसुफ रजा गिलानी पर भी सवाल उठते हैं। वो सवाल तो फिर आप मुझे पाकिस्तान में मेजॉरिटी सियासतदान बताएं किसकी बात करेंगे, कौन से ऐसे पैगंबर बैठे जिनके ऊपर क्रेडिबिलिटी के निशानात नहीं है। आप नाम लें और हम क्रिटिसाइज करना चाहें तो बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आज पीटीआई पे ये अफसोस हो रहा है कि वो मेजॉरिटी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, लेकिन उनको ये इख्तियार नहीं है कि अपनी पार्टी में से किसी वर्कर को कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकें। आज उनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो किसी भी अपने हम तो कहते हैं पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर हैं। क्या पीटीआई कह सकते हैं कि सादिक संजरानी की पार्टी का वर्कर है? आज मेजॉरिटी पार्टी होते हुए भी आज वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते पार्टी के किसी भी वर्कर को कि वो आके और वो जाके जो है वो इलेक्शन जो है सेनेट के चेयरमैन बन सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी सब फर्क है। देखे, और आज इसमें संजरानी को मजबूरन जो है उन्होंने वो कैंडिडेट बनाया, और जिस शख्स को जैसे पहले बात हुई, जिसको कहते थे कि जी यहाँ पे पैसे चलते हैं, तो मुझे बताएं आज उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को पहले टिकट दी जी, फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े, आज फिर ज्वाइन कराया, फिर आप सिंध में जाएं किसको टिकट दी, फिर आप केपी में जाएं किसको टिकट दी। तो ये सवाल तो इनसे उठते हैं कि आप कहते हैं कि जी पैसे चलते हैं, तो आपने तो सारे पैसे वो 70 करोड़ वाले तो आज आप पार्टी ज्वाइन करके आज अगर वहाँ पे जो है सिंध में से सर वो तो उन्होंने मजबूरी बता दी ना मुबशिर साहब ने कि सिस्टम में रिवेल करने के लिए आपको नजरिए जरूरत पे जाना ही पड़ता है। हाँ, तो फिर ये न कहते पीटीआई के हमारे भाई ये सारे चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, और हम जो है मजबूरी की रियासत हैं। तो सर कहने की सियासत कुछ और होती है, करने की सियासत कुछ और होती है। मुबशिर साहब, हम यही कहते हैं आज पीटीआई के हमारे जो लोग जो हमारे साथ टॉक शोज पे थे, आज हमारे साथ टॉक शोज में हमारी ख्वाहिश है कि हमारे साथ टॉक शोज पे हैं, लेकिन वो नहीं आते। आज हमें बताया ना कि जो आज वो हसन यार वली और मौलाना फजल रहमान के चौकट पे बैठे हुए हैं। ठीक है मुबशिर साहब, इक्तदार का महवर इस वक्त पंजाब है, पंजाब की किस्मत का फैसला क्या नजर आ रहा है? बुज़दार साहब से मुलाकातें हो रही है, एक मत अमली तय हो रही है, और 2-3 दिन से हमें यही बुज़दार साहब जो गवर्नर्स में कहीं में नजर नहीं आते थे डिलीवर करते हुए, आज बड़े मुतहर्रिक है। देखिए, वो जाहिर है उन्हें भी पता है कि पार्टी जो है वो मुश्किल में है, और सबसे जो वल्नरेबल हैं इस वक्त वो बुज़दार साहब ही होंगे। लेकिन बुज़दार साहब के हटने का मकसद ये होगा कि सिस्टम कोलैप्स करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पहली तरजीह जो है वो सेनेट के इंतखाबात हैं, वो जैसे ही हो जाएंगे उसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो डिटरमिन करेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए या क्या होगा। अगर तो खान साहब संजरानी साहब को मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में बुज़दार साहब सेफ हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो खान साहब के अपने ऊपर प्रेशर आएगा, और वो भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि जो है अगर वो ना मुंतखब हो पाए तो मेरे ख्याल में फिर खान साहब को किसी ना किसी की कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट को मुतमईन करने के लिए। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा कि इस वक्त पीटीआई हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार है, मगर ऑपोजिशन इत्तेहाद कितना मजबूत नजर आ रहा है आपको? देखिए, अपोजिशन तो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है राजिया, हमने हमेशा यही कहा, गालिबन आपने भी यही कहा होगा कि देखिए हर हुकूमत अपने बोझ से गिरती है। तो ये मसला ये है
कि ये जो हुकूमत है ये भी अपने बोझ से ही गिर रही है, इसको कोई गिरा नहीं रहा। इसने जो कुछ डिलीवरी के प्रोमिसेस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और अब मसाइल जो हैं जाहिर है इनके ऊपर प्रेशर माउंट हो रहा है लाने वालों की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी, जो जाहिर है महंगाई के इस तूफान के तले दबे जा रहे हैं। और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब आएंगे, डिलीवरी करेंगे। पहले उन्होंने 90 दिन का कहा, फिर 6 महीने का कहा, फिर साल का कहा, और फिर ये कहा कि थोड़ा और ठहर जाएं। लेकिन जो महंगाई है वो इस कदर आसमान से बातें कर रही है कि लोगों को समझाना भी इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है कि ये हुकूमत कैसे डिलीवर करेगी अगले 2.5 साल। ठीक है फैसल साहब, कुछ मामलात ऐसे थे जिसपे कहा जा रहा था कि अपोजिशन में इख्तलाफ है। अभी आप ये जो लॉन्ग मार्च में है इसमें भी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ रही थी कि आप लोग ने कहा कि हम वक्त पे नहीं पहुंचेंगे, पीडीएम लॉन्ग मार्च पे जाए, हम आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह के मामलात। सर आप लोग अभी भी एक पेज पर हैं या कुछ अंदरूनी इख्तलाफात हैं आप लोग में पीडीएम जमातों में? देखिए हमारे कोई इख्तलाफात ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ ये था कि इनकी जो लीडरशिप है, बिलावल साहब जो है वो जब लॉन्ग मार्च में आएंगे तो वो कराची से या गड़ी खुदा बख्श से रवाना होंगे, अभी फाइनल नहीं वो कहाँ से रवाना होंगे। बाकी जो लीडरशिप है वो आएंगे जो है वो कोई लाहौर से आएंगे, कोई जो है वो केपी से आएंगे, तो वो जगह नजदीक है बनिस्बत कराची के। तो सिर्फ ये था कि हम टाइमिंग जो है हमारा शायद न करे कि हम कौन किस वक्त पहुंच सकता है। वो कल हो गया कि हम 26 को रवाना होंगे, कोई 29 को पहुंचेगा, कोई 30 को पहुंचेगा, इससे कोई इख्तलाफात नहीं रह गए। और हम तकरीबन कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम जो है 29 को हमारे जो लीडरशिप है और स्टाफ है जो पहुंचना शुरू होगा। तो सर आगे का क्या है, मतलब ये लॉन्ग मार्च कब तक रहेगा? क्योंकि अब तो रमजान भी आने वाले, तो रमजान में तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग लॉन्ग मार्च या धरना दे सके। धरना देंगे, क्या करेंगे सर आप लोग? बिल्कुल हम यहाँ आएंगे, हम धरना देंगे। और शेख रशीद हमेशा कहते थे कि ईद से पहले ईद होगी, तो इंशाल्लाह ईद से पहले हम ईद करेंगे। अच्छा, तो मुबश्शिर साहब आखिरी में बता दीजिए, वाकई ईद से पहले ईद होगी क्या? वाकई जो कह रही है पीडीएम वही करेगी या इख्तलाफात मौजूद है अंदर? देखिए पीडीएम इस वक्त जो प्रेशर ले आई है हुकूमत के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये मटीरियल है कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात से क्या फर्क पड़ेगा। मसला इस वक्त सेनेट के चेयरमैन का है और गोइंग फॉरवर्ड हुकूमत की परफॉर्मेंस का भी है। तो अगर पीडीएम के अंदर इख्तलाफ हो भी तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम में कोई भी जमात जो है वो हुकूमत को रेस्क्यू करेगी। ठीक है मुबश्शिर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, यकीनन आने वाले दिन जो है बड़ी अहम है, क्या डेवलपमेंट होती है ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त ऐसी चोटी पर हैं जहां एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।